नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी सामान्य प्रबंधन की इस क्लास में हमें चर्चा करनी है वित्तीय प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्लास में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन की, फिर देखेंगे वित्तीय प्रबंधक की भूमिका एवं कार्यों के लिए। इसके बाद वित्तीय प्रबंधन के निर्णय, वित्तीय नियोजन, पूंजी संरचना, पूंजी के प्रकार, वित्तीय बाजार एवं पूंजी बाजार की चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है वित्तीय प्रबंधन के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, व्यवसाय के लिए धन जुटाना और उस धन का सही तरीके से उपयोग करना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। किसे हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं? जो भी व्यक्ति किसी व्यवसाय को शुरू करता है, स्टार्टअप को शुरू करता है, उसके लिए धन को एकत्र करना और उस एकत्र किए गए धन का उपयोग सही तरीके से करने को हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। मतलब वित्त को, धन को हमें सही तरीके से मैनेज करना है, उसी के लिए हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। फिर इसका मुख्य उद्देश्य संगठन के वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके लाभ एवं व्यवसाय के मूल्य में वृद्धि करना होता है। भाई, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? जो भी हमारे संगठन के, हमारे व्यवसाय के, हमारे स्टार्टअप के वित्तीय संसाधन हैं, उनका हमें सर्वोत्तम उपयोग करना है, मैक्सिमम और सबसे अच्छा उपयोग करना है और इससे हमें लाभ बनाना है। इसके साथ साथ व्यवसाय के मूल्य में वृद्धि करनी है। फिर दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों वित्तीय प्रबंधन का यूजीन फामा को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो सीधी बात आपको ध्यान रखना है, 2013 का वित्तीय प्रबंधन से संबंधित नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यूजीन फामा, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंशधारकों या शेयर होल्डर्स की संपत्ति या धन को अधिकतम करना। साधारण या सरल शब्दों में कहें तो जो धन किसी व्यवसाय में लगाया गया है उसमें बढ़ोतरी करना, उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे उनके धन में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। अब हम चर्चा करते हैं वित्तीय प्रबंधक की भूमिका एवं कार्यों की। तो दोस्तों, सबसे पहले वित्तीय नियोजन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, अर्थात आवश्यक धन का अनुमान लगाना। कहने का मतलब है कि कितने धन की आवश्यकता होगी, इस बात का एस्टिमेट बनाना, इस बात का एक मोटा मोटा अनुमान लगाना कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। फिर दूसरा काम क्या होगा? धन की व्यवस्था करना, राइजिंग ऑफ फंड्स, अर्थात उचित स्रोतों से धन जुटाना, अर्थात जितने धन की आवश्यकता है उस धन को एकत्रित करना, उचित स्रोतों के माध्यम से उसको जुटाना, उसकी व्यवस्था करना। फिर निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अर्थात धन का सही जगह निवेश करना। अब जो धन एकत्रित किया था हमने, उसको हमें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। फिर वित्त पोषण निर्णय, अर्थात फाइनेंसिंग डिसीजन, ऋण एवं पूंजी का उचित मिश्रण तय करना। लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन, अर्थात लाभ के वितरण का निर्णय लेना, जितने भी शेयर धारक हैं उनको उसके अनुपात में बेनिफिट प्रदान करना। फिर पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट, दैनिक कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना भी वित्तीय प्रबंधक का काम होता है, या इन चीजों में उसकी भूमिका होती है, इन कार्यों में उसकी भूमिका होती है। फिर वित्तीय नियंत्रण की बात करें, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करें, तो आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखना। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। वित्तीय प्रबंधन क्या है, उद्देश्य क्या है, जो वित्तीय प्रबंधक होते हैं उनकी भूमिका एवं कार्य किस प्रकार से रहते हैं, उनके बारे में। अब हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख निर्णयों के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर निवेश निर्णय के बारे में बताया गया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन वित्त पोषण निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके बाद लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हमें वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख निर्णयों की चर्चा करनी है। तो दोस्तों, शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, हालांकि पहले भी हम जो वित्तीय प्रबंधक हैं उनके कार्य एवं भूमिका में इसकी बात कर चुके हैं। फिर से शॉर्ट में
सबसे पहले हम बात करते हैं निवेश निर्णय अर्थात धन कहाँ लगाना है। फिर वित्त पोषण निर्णय, धन कहाँ से लाना है। लाभांश निर्णय अर्थात लाभ का कितना भाग बांटना है और कितना भाग बचाना है। तो ये तो हमने इन तीनों बिंदुओं को शॉर्ट में जान लिया। अब सबसे पहले देखते हैं डिटेल में निवेश निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहले ही हम देख चुके हैं दोस्तों, उपलब्ध धन को कहाँ और कितना निवेश किया जाए, इस बात का निर्णय किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत। इसमें शामिल क्या होता है भाई, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि, भवन, जमीनों मशीनों में निवेश, स्टॉक, नगद एवं देनदारों में निवेश, नई परियोजनाओं एवं व्यवसाय विस्तार में निवेश, और दीर्घकालिक निवेश को पूंजी बजट निर्णय भी कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रख लेना है, यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट में शामिल किया गया है। क्या ध्यान रखना है, जो दीर्घकालिक निवेश होता है उसे पूंजी बजट निर्णय, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। प्रश्न उठ सकता है निम्न में से किसे हम दीर्घकालिक निवेश कह देते हैं, तो आपको पूंजी बजट निर्णय ध्यान रखना है। हमने क्या क्या चर्चा करी निवेश निर्णय में कि भाई धन कहां से लाना है, नहीं धन कहां और कितना निवेश किया जाए, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या निवेश निर्णय। इसमें शामिल क्या है भाई, हम भूमि में कर देते हैं इन्वेस्ट, भवन में, मशीनों में करते हैं, नगद स्टॉक देनदारों में निवेश होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उम्मीद है निवेश निर्णय आपको क्लियर होगा। अब हमें बात करनी है वित्त पोषण निर्णय या फाइनेंसिंग डिसीजन की। दोस्तों, व्यवसाय के लिए आवश्यक धन किन स्रोतों से प्राप्त किया जाए, उसे हम कहते हैं वित्त पोषण निर्णय। इसमें शामिल होते कहां कहां से हम धन प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटी एवं पूर्वाधिकार शेयरों से, डिवेंचर एवं ऋण से, संचित लाभ से, ऋण एवं स्वामित्व पूंजी का उचित मिश्रण तय करना। ठीक, तो वित्त पोषण निर्णय मतलब व्यवसाय के लिए आवश्यक धन किन स्रोतों से प्राप्त किया जाए, ठीक, और किन चीजों में हम संतुलन देखें तो ऋण एवं स्वामित्व पूंजी का उचित मिश्रण तैयार करना, ये भी दोस्तों वित्त पोषण निर्णय के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा कहां से हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये तीन बिंदु भी आपको ऊपर दिए गए हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन की। दोस्तों, जो भी है लाभ हमने अपने धन को इन्वेस्ट करके अपने स्टार्टअप या व्यवसाय या संगठन को चलाकर कमाया है, उसका कितना भाग शेयर धारकों को दिया जाए और कितना व्यवसाय में रखा जाए, इस निर्णय को हम कहते हैं लाभांश निर्णय। दोस्तों, इसमें क्या क्या शामिल होता है, लाभांश की मात्रा एवं तय तय करना कि भाई लाभांश की मात्रा कितनी है, किस रेट से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाभांश का कुछ भाग व्यवसाय में सुरक्षित रखना, कि जो लाभ हुआ है उसका कुछ भाग हमें व्यवसाय में सुरक्षित रखना। साधारण शब्दों में कुछ लाभांश को हमें अपने व्यवसाय के लिए सुरक्षित रखना है। संचित लाभ का भविष्य के विस्तार में उपयोग करना, जो हमने संचित किया हुआ लाभ है उसको भविष्य में कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हम अपने व्यवसाय का और अधिक विस्तार कर सकें। उम्मीद है आपको तीनों निर्णय स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। एक बार आप तीनों निर्णय को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। अब बारी आती है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग की। दोस्तों, वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय की भविष्य की धन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर यह तय किया जाता है कि धन कहां से प्राप्त किया जाएगा और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। सीधी सी बात, वित्तीय नियोजन क्या है हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जो हमारा व्यवसाय है उसको भविष्य में कितने धन की आवश्यकता होगी उसका हमें अनुमान लगाना है कि हमारे बिजनेस में अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 6 महीने, 2 महीने में इतने अमाउंट की आवश्यकता होगी, पहली चीज। अब जो अमाउंट की आवश्यकता है वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, दूसरी चीज, और इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे। इन सारी बातों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। अर्थात कितने धन की आवश्यकता होगी, उस धन की व्यवस्था हम कहां से करेंगे और उसका निवेश या उसको हम कहां पर लगाएंगे, इसे कहते हैं वित्तीय नियोजन। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, तो इस ही समय कालखंड के अनुरूप वित्तीय नियोजन को 3 भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन नियोजन, मध्यमकालीन नियोजन एवं दीर्घकालीन नियोजन। सबसे पहले हम डिटेल में एक एक प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। पहले शॉर्ट में ही देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, अल्पकालीन नियोजन मतलब दैनिक खर्चा,
मध्यमकालीन मतलब विकास एवं नवीकरण, दीर्घकालीन मतलब विस्तार एवं बड़ी परियोजनाएं जिनमें लंबा समय लगता है। ठीक है, अब सबसे पहले अल्पकालीन वित्तीय नियोजन अर्थात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं। तो एक वर्ष तक की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन वित्तीय नियोजन अर्थात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। किसके लिए? एक साल से कम की समय अवधि के लिए। ठीक, इसमें वेतन, कच्चा माल, बिजली, स्टॉक आदि दैनिक खर्च शामिल होते हैं। दोस्तों उदाहरण की यदि हम बात करें तो कंपनी द्वारा अगले 6 महीने के वेतन एवं कहां से कच्चा माल आएगा उसके धन की योजना बनाने को हम अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में शामिल कर लेंगे। जो छोटी मोटी चीजों की डेली रूटीन में आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सभी चीजों को हम अल्पकालीन नियोजन में शामिल करेंगे। फिर बारी आती है मध्यकालीन नियोजन या मिड टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो दोस्तों इसमें 1 से लेकर 5 वर्ष के बीच के कालखंड को कंसीडर किया जाता है या इस कालखंड की वित्तीय आवश्यकताओं को जोड़ा जाता है। ठीक, 1 वर्ष से 5 वर्ष। इसमें मशीनों का नवीनीकरण, नई तकनीक, कर्मचारियों का विकास आदि शामिल हो सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपनी द्वारा अगले 3 वर्षों में नई मशीनें खरीदने के लिए धन की योजना बनाना कि भाई साहब हमने मशीनें मान लो 2026 में जो भी वर्तमान में वर्ष चल रहा है उसमें खरीदी हैं और हम अनुमान लगाएं कि आने वाले 3, 4, 5 सालों में हमारी मशीन खराब हो सकती है, तो उनमें हमें चेंजेस करने होंगे, नई मशीनें मंगानी होंगी। तो 2028 के आसपास हमारे इतने प्रतिशत जो संसाधन मशीनों के रूप में है या इतनी मशीनें 50 मशीनें 20 मशीनें खराब हो जाएंगी, तो उनका उस समय के हिसाब से बढ़े हुए मूल्य पर या जो भी अनुमान लगाया जाता है उसमें कितना खर्चा हमें आएगा, तो उसे हम कह देते हैं मध्यमकालीन वित्तीय नियोजन। तो उस धन की योजना के लिए, ठीक, मशीन तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम ये भी सोच सकते हैं कि भविष्य में हमें जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, जो एरिया हमारे पास अभी है, और हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में, 4.5 सालों में हमारे लिए और 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता पड़े, वहां भी इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगा। आज से ही हम प्लानिंग कर लेते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है दीर्घकालीन वित्तीय योजना की, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। सीधी सी बात है, अल्पकालीन क्या था? 0 से 1 वर्ष की अवधि, मध्यमकालीन 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि, और जो दीर्घकालीन होगा 5 वर्ष से प्लस, मतलब 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किया गया नियोजन कहलाता है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। फिर दोस्तों इसमें नई परियोजना, नया संयंत्र, व्यवसाय विस्तार आदि शामिल होते हैं। उदाहरण की बात करें तो कंपनी द्वारा अगले 10 वर्षों में नया उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाना, एक नया हमें संयंत्र बनाना है, ये लॉन्ग टर्म में आएगा, ये अगले 10 वर्षों के लिए है। ठीक, उम्मीद है इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब बारी आती है पूंजी और उसके प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूंजी अर्थात कैपिटल होता क्या है। दोस्तों पूंजी से आशय उन धन एवं संसाधनों से है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो पूंजी है, जो कैपिटल है, इसमें धन एवं संसाधन दोनों शामिल होते हैं, जिसका उपयोग व्यवसाय को शुरू करने, चलाने या उसका विस्तार करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, कैपिटल क्या है? वे धन एवं अन्य संसाधन जिसका उपयोग व्यवसाय को शुरू करने, उसके परिचालन या चलाने में एवं उसको बढ़ाने में, उसके विस्तार में, उसके एक्सपांशन में किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजी। अब हम पूंजी के प्रकार को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्थायी पूंजी अर्थात फिक्स्ड कैपिटल, फिर कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल। अब हम इसकी भी हिस्सों की चर्चा करेंगे। स्थायी पूंजी में आपको 2 भागों में बांट के देखना है। सबसे पहला मूर्त स्थायी पूंजी और दूसरा अमूर्त स्थायी पूंजी। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल को भी हम 2 भागों में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले सकल कार्यशील पूंजी और उसके बाद हमें देखना है शुद्ध कार्यशील पूंजी। अब हमने क्या क्या देखा पूंजी के प्रकारों में कि भाई पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी पूंजी, अगली होती है कार्यशील पूंजी। अब फिर स्थायी पूंजी के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है मूर्त स्थायी पूंजी, दूसरा होता है अमूर्त स्थायी पूंजी। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी के भी 2 भाग होते हैं, सकल कार्यशील पूंजी और
शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक, अब एक एक करके विस्तार से हमें इनकी चर्चा करनी है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी पूंजी अर्थात फिक्स कैपिटल की, फिर इसके अंतर्गत जो हमने मूर्त एवं अमूर्त इसके प्रकार देखे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्थायी पूंजी होती क्या है। दोस्तों, स्थायी पूंजी वह धन है जो व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए लगाया जाता है। अब स्थायी संपत्ति क्या होती है? जो हमेशा के लिए ले ली गई, कोई ऐसी मशीन जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जाना है, तुरंत ही उनका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे भवन का निर्माण, भूमि ले लेना, फर्नीचर जो लंबे समय तक चलेंगे, उनको हम कह देते हैं स्थायी पूंजी, जो एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है, नाम से ही समझ में आता है। अर्थात वह धन जो किसी व्यवसाय कंपनी को स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहते हैं स्थायी पूंजी। दोस्तों, इन संपत्तियों का उपयोग व्यवसाय में लंबे समय तक किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसका उपयोग दोस्तों, उपयोग कह दें स्थायी पूंजी का या स्थायी पूंजी की हम एग्जाम्पल कह दें, एक ही बात है। अर्थात कैसे कैसे हो गए? भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर एवं उपकरण खरीदने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। यह व्यवसाय में लंबे समय तक लगी रहती है। सीधी सी बात है, स्थायी है, लंबे समय तक जाएगी। यदि आज जो हमने इन्वेस्टमेंट या जो धन लगाया है, कल फिर से लगाना पड़ जाए, परसों फिर से लगाना पड़ जाए, 1 महीने बाद फिर से लगाना पड़ जाए, तो उसको हम स्थायी की संज्ञा नहीं दे सकते। और दोस्तों, जो भी टॉपिक हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ रहे हैं, नाम से ही हमें उनके अर्थ समझ में आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से आपके सवाल को सही कराने के लिए काफी है। उदाहरण की बात करें तो किसी कंपनी द्वारा उत्पादन के लिए नई मशीन और भवन खरीदने पर लगाया गया धन स्थायी पूंजी की श्रेणी में आता है। अब स्थायी पूंजी के प्रकार दोस्तों हमने देखे थे। एक मूर्त स्थायी पूंजी हमने देखी थी, दूसरी अमूर्त स्थायी पूंजी हमने देखी थी। अब हम एक चीज और देखते हैं कि मूर्त स्थायी पूंजी दोस्तों ऐसी जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, सीधी सी बात है, मूर्त रूप में हो, जो दिखाई दें, टेंजेबल फिक्स्ड कैपिटल, जिनको हम देख सकते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं, जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, उपकरण, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम मूर्त की श्रेणी में रखेंगे। और भी एग्जाम्पल्स आप यहां पर जोड़ सकते हैं, जैसे आपको ध्यान आते हैं। फिर दोस्तों बात आती है अमूर्त की, तो ऐसी दीर्घकालिक संपत्तियों में लगाया गया धन जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता। अब आप एग्जाम्पल से खुद सोचें, आपने कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ट्रेडमार्क। ठीक, तो ये सब जो चीजें हैं वे आएंगी अमूर्त स्थायी पूंजी में। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल, जो आप अपने व्यवसाय में एक लंबे समय तक कार्य करते हुए अपने जो कस्टमर्स हैं उनका अपने प्रति जो विश्वास निर्मित करते हैं, भरोसा निर्मित करते हैं, उसे हम गुडविल कह देते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी स्थायी पूंजी के अंतर्गत। फिर कार्यशील पूंजी की हम बात कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, कार्यशील पूंजी वह धन है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय के दैनिक कार्यों एवं अल्पकालीन खर्चों को पूरा करने के लिए होती है। इसका उपयोग कच्चा माल खरीदने में किया जाता है। अब दैनिक कच्चा माल अक्सर खरीदा जाता है, आज हमने खरीद लिया, कल खत्म हो गया, 2 महीने बाद फिर खत्म हो गया, 10 दिन बाद फिर खत्म हो गया, प्रोडक्शन के हिसाब से खत्म होता रहता है, तो अल्पकालीन हो गया। और रेगुलर बेसिस पे कच्चा माल चाहिए पड़ता है। यदि हमने बल्क में ले लिया बहुत सारा कच्चा माल, तो बहुत समय तक चलेगा। हमने थोड़ा थोड़ा कच्चा माल लिया है, तो रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है। एकदम दीर्घकालीन ऐसा भी नहीं होता कि हमने अपनी कंपनी के लिए बहुत लंबे समय के लिए 20 साल के लिए कच्चा माल लिया, ऐसा नहीं होता। तो इसका उपयोग कच्चा माल खरीदने के लिए किया जाता है, जो दैनिक रूप से प्रयोग होता है, अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन रेगुलर करना होता है। फिर कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के भुगतान में हम कार्यशील पूंजी का प्रयोग करते हैं, वर्किंग कैपिटल का। हर महीने या जो ड्यूरेशन, कालावधि, कालखंड फिक्स होता है, उसमें हम भुगतान करते हैं कर्मचारी की वेतन या पूंजी का। ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठा 10 साल, 20 साल, 50 साल का भुगतान कर देंगे कर्मचारी का, गारंटी नहीं होती ना कब तक काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों बिजली, परिवहन एवं अन्य दैनिक खर्चों में इसका प्रयोग किया जाता है। रेगुलर बेसिस पर हर महीने हमें बिजली बिल भरना होता है, परिवहन जो भाड़ा वगैरह लगता है उसका भी हम पेमेंट करते हैं। ठीक है,
व्यवसाय का नियमित संचालन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है कार्यशील पूंजी। यदि आप इन सब खर्चों का वहन नहीं करते तो फिर आप कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो वही चीज आ रही है, जो नियमित खर्चे हैं उन सबको, जो नियमित आवश्यकता है उन सबको आप पूरा करते रहेंगे, अर्थात व्यवसाय का नियमित संचालन आप करते रहेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कार्यशील पूंजी, क्योंकि आपको वही उसमें लगानी है। अर्थात नियमित संचालन बनाए रखने के लिए किसी व्यवसाय का कार्यशील पूंजी आवश्यक होती है। उदाहरण की बात करें तो एक कंपनी द्वारा कच्चा माल खरीदने, कर्मचारियों को वेतन देने और बिजली बिल चुकाने के लिए प्रयोग किया गया धन कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। दो प्रकार हमने कार्यशील पूंजी के भी देखे थे, सकल कार्यशील पूंजी अर्थात ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात नेट वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियों, करंट एसेट्स में लगाई गई पूंजी सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है, जैसे नगद, स्टॉक, देनदार आदि। अब चालू संपत्तियां क्या कहलाती हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों में से चालू देनदारियां घटाने के बाद बची जो राशि होती है तो हम शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं, जिससे हम देनदारियां घटा देते हैं। जो भी हमें देना होता है उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं शुद्ध कार्यशील पूंजी। तो यदि आप चालू संपत्तियां जो हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं कमेंट सेक्शन, तो आप शुद्ध कार्यशील पूंजी भी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। सकल कार्यशील पूंजी के साथ आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। हम आपको अगले वीडियो में इसका जवाब बताएंगे। यदि आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। नोट की यदि हम बात करें तो दोस्तों, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति और माइनस चालू देनदारियां, कॉमन सेंस वाली बात है। जो हमने यहां पर देखा है उसको हमने यहां पर एक फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो दोस्तों, शॉर्ट में भी यहाँ पर यही चीजें दी हुई थी, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में एग्जाम्पल दिए हुए थे। स्थायी पूंजी में क्या आता है? भूमि, भवन, मशीन जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियां। कार्यशील पूंजी में डे टू डे जो आवश्यकताएं होती हैं किसी व्यवसाय की, उनकी बात की जाती है, जैसे कच्चा माल, वेतन, बिजली बिल आदि आदि आदि। ठीक है। फिर अल्पकालीन पूंजीकरण एवं अति पूंजीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। अल्पकालीन पूंजीकरण एवं अति पूंजीकरण। सबसे पहले बात होगी अल्प पूंजीकरण की। दोस्तों, मैंने अल्पकालीन पूंजीकरण कह दिया, आप इसे अल्प पूंजीकरण पढ़ें और इसे अति पूंजीकरण पढ़ें। ठीक। सबसे पहले बात करेंगे अल्प पूंजीकरण की, अंडर कैपिटलाइजेशन की। दोस्तों, जब कंपनी की पूंजी उसकी आवश्यकता की तुलना में कम होती है या कंपनी अपनी पूंजी की तुलना में अधिक लाभ कमाती है तो इसे अल्प पूंजीकरण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी कंपनी जितनी पूंजी की उसको आवश्यकता है उससे यदि उसके पास कम पूंजी होती है तो भी उसे हम अल्प पूंजीकरण कह देंगे। या फिर यदि कोई कंपनी है उसमें हमने जितने अमाउंट की पूंजी लगाई है उससे ज्यादा बेनिफिट कर दे, इसका मतलब उसने जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो ज्यादा कमा लिया, तो इसको भी हम अल्प पूंजीकरण कह देते हैं। कैसे कह देते हैं भाई? जितनी आवश्यकता थी, दो कंडीशन है, या तो हम इसको भी कह देते हैं और हम इसको भी अल्प पूंजीकरण कहते हैं। कंडीशन 1 भी अल्प पूंजीकरण है, कंडीशन 2 भी अल्प पूंजीकरण है। कैसे? किसी कंपनी को एक्स अमाउंट की आवश्यकता थी, हमने उससे कम इन्वेस्ट किया, मतलब हमने कम पूंजी लगाई, तो भी हो गया अल्प पूंजीकरण। अब दूसरी कंडीशन में क्या है? किसी कंपनी ने एक्स पूंजी इन्वेस्ट की तो रिटर्न उसको उसके रेशियो में निकलना चाहिए था, लेकिन रिटर्न उसको ज्यादा हो गया, बेनिफिट उसको ज्यादा आ गया। तो बेनिफिट की तुलना में अब वो जो पूंजी हमने भले सफिशिएंट मात्रा में लगाई थी, लेकिन जो पूंजी हमने सफिशिएंट मात्रा में लगाई थी उससे हमें अप्रत्याशित लाभ हुआ। तो जो अप्रत्याशित लाभ है उसके लिए जितनी पूंजी की रिक्वायरमेंट थी उससे तो कम पूंजी ही हमने इन्वेस्ट की है, तो यहां पर भी ये अल्प पूंजीकरण हो गया। उम्मीद है आपको यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं। अब अल्प पूंजीकरण के कारण क्या है भाई साहब, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान लगाना। भाई साहब, अनुमान ही कम लगा पाए, कुछ डायमेंशन हमने छोड़ ही दिए। यार, यहाँ पर भी खर्चा हो सकता है भाई, हमें ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा, हमें मशीन भी लेनी पड़ेगी, हमें ऑयलर भी लेना पड़ेगा, हमें ये भी लेना पड़ेगा, वो भी लेना पड़ेगा। हम कुछ क्षेत्रों में अनुमान लगाना ही भूल गए, तो ओवरऑल जो हमने जोड़ा था कि इतना खर्चा हमें लगेगा, उससे दोस्तों कम खर्चे की व्यवस्था की गई। ठीक। कंपनी के लाभ में तेजी से वृद्धि होना। अब भाई, हमने व्यवस्था तो पूरे पैसे की कर ली थी, सोचा था कि हम 100 रुपए लगाएंगे, 50 का फायदा होगा,
हमारे लिए। लेकिन क्या हुआ कि अप्रत्याशित लाभ हो गया, बहुत ज्यादा लाभ हो गया। तो हमने लगाए तो 100 रुपए थे, 100 में 50 रुपए का लाभ चाहिए था, लेकिन लाभ हमें हो गया 200 रुपए का। अब 200 का लाभ तो हमें 400 रुपए लगाने पर होता। तो जो 200 रुपए के लाभ में हमारा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो अल्प पूंजी हो गए ना, कि कम पूंजी में ज्यादा बेनिफिट हो गया। तो 100 की तुलना में जो 200 रुपए जो बेनिफिट हुआ है, आपको लाभ हुआ है, उसकी तुलना में 100 रुपए कम इन्वेस्टमेंट है। तो इस परिप्रेक्ष्य में लाभ ज्यादा होने पर उचित अमाउंट भी आपको अल्प पूंजीकरण के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। फिर संपत्तियों का मूल्यांकन कम होना, फिर कुशल प्रबंधन के कारण अधिक लाभ होना। सीधी सी बात है, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ओवर कैपिटलाइजेशन या अति पूंजीकरण की हम बात करें, तो जब कंपनी में लगी पूंजी उसकी आवश्यकता या कमाई की क्षमता से अधिक होती है, तो इसे अति पूंजीकरण कहते हैं। पहली बात, यहां पर भी दो कंडीशन बना लें आप। कैसी दो कंडीशन? आपने आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंडस्ट्री बनाई है, लगाना चाहते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट आपको 100 रुपए की आवश्यकता है, आपने उसमें 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अति पूंजीकरण हो गया। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है? आपको 100 रुपए की ही आवश्यकता थी, आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक ठीक, और 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 50 रुपए का लाभ हो गया, ठीक। और आपने लगाए 100 रुपए थे, यदि आप 100 की जगह 75 भी लगाते तो भी आप 50 रुपए निकाल सकते थे। कहने का मतलब है आपने कमाई की जो क्षमता है, 75 रुपए से भी 50 रुपए कमाए जा सकते थे, ठीक। लेकिन आपने 100 रुपए लगाए और फिर 50 रुपए कमाए, अर्थात कमाई की क्षमता से अधिक पूंजी आपने लगा दी, इसे हम अति पूंजीकरण कह देंगे। या फिर आवश्यकता जितनी थी पूंजी की, 100 की आवश्यकता थी, आपने 200 लगा दिए, ये भी अति पूंजीकरण है। इसको आप देख सकते हैं, पहली या दूसरी कंडीशन, दोनों को हम अति पूंजीकरण कहेंगे। उम्मीद है आप इन चीजों को समझे होंगे। कारण क्या है भाई, आवश्यकता से अधिक पूंजी जुटा लेना। भाई 100 की आवश्यकता है, 200 इकट्ठे करके रख लिए। संपत्तियों को अधिक मूल्य पर खरीद लेना। भाई 100 रुपए की चीज आप खरीद सकते थे, आपने उसके 150 पे कर दिए। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं, आपने मोबाइल फोन बनाने की कंपनी खोली है, 10,000 रुपए में आप एक फोन बना सकते थे, ठीक। लेकिन आपने उसके पार्ट्स या जो बाकी एसेसरीज हैं जो आप बाहर से हम आउटसोर्स से करते हैं, उनको आपने महंगा खरीदा और 12,000 रुपए में आपका फोन तैयार हुआ बनके। कहने का मतलब है संपत्तियों को अधिक मूल्य पर खरीदना, या किसी आपने जमीन की आवश्यकता थी, आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट आप ले सकते थे, आपको उसने आपने उसको ओवर प्राइस पर 12 लाख रुपए में ले लिया। पूंजी की आवश्यकता का गलत अनुमान लगाना, सीधी सी बात है। अति पूंजीकरण कब होगा? यह बात हमने न्यून या अल्प पूंजीकरण में भी पढ़ी थी कि भाई हमने उसमें कम अनुमान लगाया था आवश्यकता का, इसमें हमने ज्यादा अनुमान या गलत अनुमान लगा दिया। वहां भी गलत था, कम लगाना भी गलत था, ज्यादा अनुमान भी गलत है, ठीक। तो यहां पर हमने आवश्यकता से अधिक अनुमान लगा लिया, कुछ ज्यादा चीजें जोड़ दी कि इनकी आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक। तो इस कारण से कई बार पूंजीकरण हो जाता है। फिर खराब प्रबंधन के कारण कम लाभ होना। भाई मैनेजमेंट सही नहीं था, कुछ पार्ट्स खराब हो गए, जो हम उत्पादन कर रहे थे, यदि वो ऐसा था कि उसको पानी या नमी से बचाना था, तो हमने उसको ड्राई एरिया में नहीं रखा, तो अर्थात उसका मैनेजमेंट, उसका स्टोरेज खराब तरीके से किया गया, उसमें कुछ नुकसान हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कमाई की क्षमता से अधिक दिखाई जाएगी पूंजी। हमने 100 रुपए लगाए थे इस उम्मीद से कि हमें 150 रुपए मिलेंगे, 100 मिला के, ठीक। चूंकि कुछ हमारा उत्पाद खराब हो गया, तो अब 100 रुपए में 120 रुपए ही मिल रहे, 30 रुपए का माल हमारा खराब हो गया। तो खराब प्रबंधन के कारण कम लाभ हमें हुआ। अब कम लाभ हुआ तो अति पूंजीकरण हो गया। 150 रुपए के बेनिफिट पर 100 रुपए ठीक था, लेकिन 120 रुपए के बेनिफिट पर 100 रुपए अति पूंजीकरण हो गया। उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आई होगी। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो सकें। फिर दोस्तों पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो इससे आशय क्या होता है? दोस्तों व्यवसाय में दीर्घकालीन वित्त की विभिन्न स्रोतों से मिश्रण या अनुपात को हम कहते हैं पूंजी संरचना। एक बार यदि हम फिर से देखें तो पूंजी संरचना से आशय व्यवसाय में दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के मिश्रण या अनुपात से है। कंपनी अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक धन स्वामित्व पूंजी अर्थात इक्विटी और ऋण से किस अनुपात में जुटाती है, उसे पूंजी संरचना कहते हैं। मतलब खुद से और बाहर से ऋण लेके किस अनुपात में हम अपनी पूंजी को
इकट्ठा करते हैं उसे हम कहते हैं पूंजी संरचना। कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से किन किन माध्यमों से हमने उसको एकत्र किया है। पूंजी संरचना में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी अर्थात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर या दीर्घकालीन ऋण। थोड़ी सी इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। हम देख लेते हैं समतांश पूंजी क्या होती है। दोस्तों समतांश पूंजी वह राशि होती है जो कोई भी कंपनी आम शेयर करके जनता या निवेशकों से जुटाती है, इसे हम कहते हैं समता अंश पूंजी। और दूसरा हम देख लेते हैं पूर्वाधिकार अंश पूंजी क्या होती है। तो दोस्तों वह पूंजी जो कंपनी द्वारा पूर्वाधिकार अंश जारी करके, प्रेफरेंस शेयर जारी करके जुटाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंशधारकों को, जो हमने देखा है सामान्य अंश पूंजी में जो अंशधारक होते हैं उनकी तुलना में दो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाते हैं। पहला, जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी होती है उसके जो शेयर धारक होते हैं उनको निश्चित दर से लाभांश मिल सकता है, और कंपनी के बंद होने पर मूलधन की वापसी वाले ऑप्शन रहते हैं। उम्मीद है आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बाकी दोस्तों डिवेंचर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक, और साथ में बताएं कि भाई वीडियो आपको बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, ठीक। और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को देखें। दोस्तों देखने में आ रहा है कि जो शुरुआत में मैंने वीडियोस बनाए थे उन पर बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, जिससे समझ में आ रहा था कि हमारी सीरीज अधिक से अधिक बच्चों को लाभदायक साबित हो रही है। लेकिन जो अभी के वर्तमान में लगातार जैसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं उस स्तर से बच्चे उसको नहीं देख रहे हैं, तो यह बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आपको बेनिफिट किस स्तर तक हो रहा है हमारी सीरीज से। यदि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा तो हमें ज़्यादा मनोबल मिलेगा और हम और ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ आप सभी के लिए काम कर पाएंगे। दोस्तों जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। पूंजी संरचना के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत मैंने आपको बताया समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल। दोस्तों इसमें कंपनी द्वारा सामान्य शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी होती है, जिसे हम कहते हैं समता अंश पूंजी, सामान्य शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी। दोस्तों समता शेयर धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। जो समता शेयर धारक होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं और उन्हें मतदान का अधिकार मिलता है, और दोस्तों इन्हें लाभ होने पर लाभांश मिल सकता है। समतांश पूंजी आप समझे, जो सामान्य शेयर जारी करती है कंपनी, उनके माध्यम से जो पूंजी जुटाती है उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल या समता अंश पूंजी कहते हैं। और दोस्तों ये जो समता अंश शेयर धारक होते हैं वे वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। समता अंश धारक या शेयर धारक कंपनी के, उन्हें मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त होता है और उन्हें लाभ होने पर डिविडेंड अर्थात लाभांश, या यूं कहें कि जो भी लाभ हुआ है उसका एक हिस्सा मिल सकता है। फिर पूर्वाधिकार अंश पूंजी की हम बात करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें, तो पूर्वाधिकार शेयर जारी करके प्राप्त धन को पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहा जाता है। पूर्वाधिकार शेयर के माध्यम से जो हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, इन शेयरों को लाभांश और पूंजी वापसी में समता शेयर धारकों से प्राथमिकता मिलती है। मैंने पहले आपसे कहा था जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, कहने का मतलब है कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी के माध्यम से जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसके शेयर धारकों को, जो समता शेयर धारक होते हैं, इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं, उनकी तुलना में लाभांश एवं पूंजी वापसी में प्राथमिकता मिलती है। अर्थात इन्हें पहले लाभ का हिस्सा दिया जाएगा और कंपनी बंद होती है या इनको वापस चाहिए है तो पहले इन्हें पूंजी वापस की जाएगी, उसके बाद समतांश पूंजी धारकों का नंबर आएगा। इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। अब ध्यान रखना है, आपके प्रश्न में एग्जाम में सवाल बन सकता है इन सब पॉइंटों से, जो निम्न में से किसे एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, किस प्रकार के शेयर धारकों को। तो आपको पूर्वाधिकार अंश पूंजी ध्यान रखना है, किसकी पूंजी की वापसी होती है, यह वापसी में किसे प्राथमिकता मिलती है, किससे प्राथमिकता मिलती है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। यदि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको गलत नहीं करना है। फिर डिवेंचर्स की बात कर लेते हैं। भाई डिवेंचर क्या है? कंपनी द्वारा धन उधार लेने का एक सामान्य साधन है डिवेंचर। ठीक, डिवेंचर क्या है? एक साधन है जिसमें कंपनी धन को उधार लेती है। डिवेंचर धारक दोस्तों कंपनी के लेनदार होते हैं, मालिक नहीं। ठीक, क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं डिवेंचर धारक कंपनी के, इन्हें मालिक नहीं समझा जाता, ये मालिक नहीं होते। कंपनी इन्हें निर्धारित दर से ब्याज देती है।
समझ गए डिवेंचर क्या होता है? मैंने आपसे दो बिंदुओं अर्थात समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को समझाया। उसके बाद मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में डिवेंचर आप बताएंगे। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आगे इन बिंदुओं का जिक्र हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिवेंचर किसे कहते हैं। पहले मैंने आपसे पूछा था, अब चूंकि सामने लिखा हुआ है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं दीर्घकालिक ऋण लॉन्ग टर्म लोन्स की। दोस्तों बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लंबी अवधि के लिए लिया गया ऋण दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। दोस्तों कंपनी को इस ऋण पर निर्धारित ब्याज देना होता है, निश्चित अवधि में मूलधन वापस करना होता है। इसका उपयोग मशीन, भवन, विस्तार आदि के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपने पूंजी संरचना के सभी स्रोतों को विस्तार से समझा होगा। अब आप एक काम करें ताकि आपकी सारी चीजें पक्की हो जाएं, तो समता अंश और जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी है डिवेंचर को हमने देखा है, ये थोड़ी सी चर्चा शॉर्ट में आप कमेंट सेक्शन में करें ताकि आपका भी रिवीजन हो सके, मुझे भी पता चले कि आप कितनी बात सुनते हैं, कितना आप ध्यान रख पाते हैं। ठीक, वित्तीय बाजार की हमें बात करनी थी, फाइनेंशियल मार्केट की अब हमें चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में हम कंप्लीट करें इस टॉपिक के लिए। हो सकता है हमारी वीडियो 1 घंटे की हो जाए, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हम बड़ी वीडियो बनाएंगे, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं हो पाई। इस वीडियो को या इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। वित्तीय बाजार की बात करें तो दोस्तों वित्तीय बाजार वह बाजार है जहां धन की आवश्यकता वाले व्यक्ति या संस्थान और धन निवेश करने वाले व्यक्ति या संस्थान आपस में जुड़ते हैं। किसे कहते हैं हम वित्तीय बाजार? जहां पर ऐसे लोग जुड़ते हैं या ऐसी संस्थाएं जुड़ती हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है या और जिन्हें धन का अधिशेष होता है। साधारण शब्दों में धन की आवश्यकता जिनको है वे व्यक्ति या संस्थान, या जो व्यक्ति या संस्थान धन निवेश करना चाहते हैं, ऐसे स्थान पर या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो लोग जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं वित्तीय बाजार। थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं हो पाई, तो सीधी सी बात, वित्तीय बाजार वह बाजार या वह प्लेटफॉर्म है जहां पर जिनके पास धन अधिशेष है या जिनके पास धन ज्यादा है, जो धन को निवेश करना चाहते हैं वे भी हैं, और जिनके पास धन की कमी है, जिन्हें निवेश प्राप्त करना है, धन चाहिए है, वे संस्था और व्यक्ति भी जुड़ते हैं, उसे कहते हैं वित्तीय बाजार। दोस्तों यहाँ पर शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिनसे निवेश प्राप्त किया जाता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों जहां बचत करने वालों का धन की आवश्यकता वाले व्यवसायों और संस्थाओं तक पहुंचता है उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि भाई जहां बचत करने वालों का धन, जिन्होंने धन को सेव किया हुआ है, जिन्होंने सेविंग की हुई है, उनका धन कहां पहुंचता है? जिनको धन की आवश्यकता होती है उन व्यक्तियों, संस्थाओं, व्यवसायों तक पहुंचता है, तो उस प्लेस को या उस बाजार को या उस प्लेटफॉर्म को हम कह देते हैं वित्तीय बाजार। दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, किसे? वित्तीय बाजार को। सबसे पहले मुद्रा बाजार, जिसे फिर हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार में दोस्तों आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक शामिल होते हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार और देशी बैंकर शामिल होते हैं। दोस्तों आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ बस दिया है, डिटेल में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, जैसा आप लगातार हर वीडियो में करते आ रहे हैं और इस वीडियो में भी पहले किया। तो दोस्तों आगे हमें विस्तार से चर्चा करनी है। फिलहाल हम इस फ्लो चार्ट की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम वित्तीय बाजार को देख रहे हैं। इसके दो भाग, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को हमने देखा, दो भाग हैं, संगठित और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित में देखा आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। असंगठित मुद्रा बाजार में हमने देखा साहूकार, देशी बैंकर। फिर पूंजी मार्केट दोस्तों, दूसरा हिस्सा वित्तीय बाजार का है पूंजी मार्केट। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट कहना चाहिए। पहला देखा था मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। इसके भी दो भाग है दोस्तों, पहला प्राथमिक शेयर बाजार, दूसरा द्वितीयक शेयर बाजार। प्राथमिक शेयर बाजार में मर्चेंट बैंक्स, रजिस्ट्रार, अंडर राइटर्स आप देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी द्वितीयक शेयर बाजार के अंतर्गत आते हैं। अब हम विस्तार से एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहले एक बार और हम यहाँ पर शॉर्ट में वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार को देख लेते हैं, फिर विस्तार से अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वित्त बाजार दोस्तों या वित्तीय बाजार दो प्रकार होते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थात मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार से मिलकर बनता है वित्तीय बाजार। अब दोस्तों पूंजी बाजार, सबसे पहले मुद्रा बाजार क्या है? यह अल्पकालीन धन
से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। पूंजी बाजार में दोस्तों मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन धन की उपलब्धता। अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे तो आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर होगी कि भाई आखिरकार पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, संगठित असंगठित मुद्रा बाजार क्या है, प्राथमिक शेयर बाजार क्या है, इन सभी के बारे में। तो वित्तीय बाजार के अंतर्गत सबसे पहले बात होगी मुद्रा बाजार की। दोस्तों मुद्रा बाजार अल्पकालीन धन सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि से संबंधित बाजार है। ठीक, इसमें अल्पकालीन वित्तीय संसाधनों का लेन देन होता है और दोस्तों यह व्यवसायों एवं संस्थाओं की अल्पकालीन धन की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यदि प्रमुख साधन की बात करें तो इसमें दोस्तों ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, कॉल मनी शामिल होता है। दोस्तों प्रश्न बनेगा आपसे सीधा कि निम्न में से क्या मुद्रा बाजार के साधन है या साधन है ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र? 2-4 ऑप्शन और 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन और होगा। आपको या तो सारे सही करने होंगे या एक चुनना होगा। यदि 4 ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, और इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी चुनेंगे। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र जिसे हम कॉमर्शियल पेपर कहते हैं इंग्लिश में, जमा प्रमाण पत्र जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, कॉल मनी आदि, ये सभी मुद्रा बाजार के साधन हैं। उदाहरण की बात करें तो किसी कंपनी को 6 महीने के लिए धन की आवश्यकता है तो वे मुद्रा बाजार से धन जुटा सकते हैं। फिर पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट की बात करें तो मध्यम एवं दीर्घकालीन धन से संबंधित बाजार है। इसके माध्यम से कंपनियां लंबे समय के लिए पूंजी जुटाती हैं, जिसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि का लेन देन होता है। लॉन्ग टर्म जो आपको समझ में आ रहा है, लंबे समय के लिए पूंजी जुटाना, आदान प्रदान होना धन का, उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं, ध्यान रखना। इसका उपयोग व्यवसाय विस्तार के लिए, मशीन भवन एवं बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाता है। दोस्तों पूंजी बाजार को प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में बांटा जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो किसी कंपनी द्वारा नया संयंत्र लगाने के लिए शेयर जारी करके धन जुटाना पूंजी बाजार से संबंधित है। ठीक, अब हमें दोस्तों मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के जो हमने टाइप देखे थे उनकी चर्चा भी करनी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुद्रा बाजार से, जिसमें फिर से हम एक सरसरी निगाहों से मुद्रा बाजार को देख लेते हैं। क्या है? जहां अल्पकालीन धन एवं वित्तीय संसाधनों का लेन देन किया जाता है, मुद्रा बाजार कहलाता है। परिपक्वता अवधि सामान्यतः 1 वर्ष तक की होती है। किनकी? जो संसाधन हमने देखे थे। क्या क्या संसाधन देखे थे? फिलहाल 4 संसाधनों की चर्चा की थी। कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब देना है। मैंने कहा भी था इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए और आपको ध्यान रखना भी चाहिए। सबसे पहले प्रकार में हम बात करेंगे मुद्रा बाजार के संगठित मुद्रा बाजार, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। दोस्तों वह मुद्रा बाजार जिसमें लेन देन नियमित एवं संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत होता है, उसे संगठित मुद्रा बाजार कहते हैं। 2 कंडीशन है, देखिए। पहला, जो लेन देन होना चाहिए वह कैसा? नियमित होता है। बैंक में आप जाते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो उनकी टाइमिंग होती है उस फिक्स टाइमिंग में, जितने वीक बैंक ओपन रहती है, 6 डे वर्किंग उनकी होती है, 2 सैटरडे ऑफ होते हैं, तो तय समय में जो निर्धारित समय है, अर्थात कहने का मतलब है नियमित लेन देन होता है और संस्थागत प्रॉपर्टी चैनल के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू लेन देन होता है, उसे हम कहते हैं संगठित वित्तीय बाजार, संगठित मुद्रा बाजार दोस्तों, जो कि वित्तीय बाजार के अंतर्गत शामिल है। इस क्षेत्र में आरबीआई की महत्वपूर्ण नियामक रेगुलेटरी भूमिका होती है। इसमें बैंक तथा अन्य संगठित वित्तीय संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे कि आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं। दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और अन्य वित्तीय संस्था, इन सभी के एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दें, 1-1, 2-2, ठीक है। फिर असंगठित मुद्रा बाजार की बात करें तो हमने यहां देखा था कि भाई वह बाजार जिसमें नियमित एवं संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत लेन देन होता है। यहाँ पर आपको ऐसी बात देखने को नहीं मिलेगी। अनौपचारिक एवं गैर संस्थागत स्रोतों से जहां धन का लेन देन होता है उसे हम कहते हैं असंगठित मुद्रा बाजार। एक पढ़ लिया, दूसरा अपने आप निकल के आ गया। ऋण की शर्तें, ब्याज दरें अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि संगठित मुद्रा बाजार में फिक्स रहता है, निर्धारित रहता है। कोई एक बैंक है तो उसकी जो पॉलिसीज है हर जगह सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। आपको ब्याज की शर्तें एवं दरें अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। इसका उपयोग विशिष्ट रूप से स्थानीय एवं छोटी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए होता है। प्रमुख स्रोत की बात करें तो साहूकार, देशी बैंकर एवं अन्य गैर संस्थागत
ऋण प्रदाता। फिर दोस्तों मुद्रा बाजार के प्रमुख साधन जो कि मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछे से यहाँ पर फिर से आपको बताए जा रहे हैं, डिटेल में इनकी बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मुद्रा बाजार के प्रमुख साधनों की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेजरी बिल को, शॉर्ट में हम कहते हैं टी बिल्स। आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट नेम भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में, टी बिल में टी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ट्रेजरी याद रखना है दोस्तों, ठीक। दोस्तों भारत सरकार द्वारा अल्पकालीन धन जुटाने के लिए टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। कौन जारी करता है? भारत सरकार। भारत सरकार की ओर से भी दोस्तों कौन करता है? आरबीआई। बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों आपके इस बात को। दोस्तों भारत में प्रमुख टी बिल्स की अवधि 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन होती है, एक वर्ष से कम हमने देखा था, ठीक। तो 91 दिन, 182, 182 डेज और 364 डेज, ये परिपक्वता अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। दोस्तों सरकारी प्रतिभूति होने के कारण इनमें जोखिम बहुत कम होता है। सरकार कहाँ जाएगी आपके पैसे लेकर, क्योंकि सरकार ही देश की है तो सरकार देश में बनी रहेगी, ठीक। वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, जिसे हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों कंपनियां एवं अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा अल्पकालीन धन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं वाणिज्यिक पत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, व्यवसाय कंपनी या जो पात्र संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा अल्पकालीन ऋण जुटाने के लिए। तो आपको ध्यान के रखना है भाई, जो ट्रेजरी बिल है, वाणिज्य पत्र हैं, कॉल मनी है, ये सभी मुद्रा बाजार के साधन हैं और अल्पकालीन साधन दोस्तों, क्योंकि मुद्रा बाजार पूरा अल्पकालीन बाजार है, ठीक है दोस्तों। यह असुरक्षित हैं, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। असुरक्षित मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। इसका उपयोग कार्यशील पूंजी एवं अन्य अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। कार्यशील पूंजी हमने देखा था, जो बीच बीच में कम समय के लिए आवश्यकता होती है पूंजी की, उसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। और परिचालन में जिसकी आवश्यकता होती है डे टू डे लाइफ में, घरे दैनिक रूप से इनकी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। दोस्तों आरबीआई के उपलब्ध नियमों में सीपी की अवधि न्यूनतम 7 दिन से अधिकतम 1 वर्ष तक की गई है, तो आप इसको भी जरूर याद रखें, न्यूनतम 7 डेज से लेकर अधिकतम 1 ईयर तक की इसकी अवधि होती है, ठीक। और सीपी का फुल फॉर्म कॉमर्शियल पेपर भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कॉल मनी की, जो कि तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं मुद्रा बाजार से संबंधित। दोस्तों यह मुख्यतः बैंकों एवं पात्र संस्थाओं के बीच बहुत कम अवधि के लिए धन के लेन देन का बाजार है। कॉल मनी में दोस्तों आप कॉल मनी की बात करें तो 1 डे या ओवरनाइट के लिए होती है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन और टर्म मनी 15 से 1 वर्ष, अर्थात 15 दिन से 1 वर्ष। तो कॉल मनी के अंतर्गत आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। कॉल मनी की जो अवधि होती है वो 1 दिन या ओवरनाइट होती है, रात भर के लिए, ठीक। नोटिस मनी 2 से 14 दिन, टर्म मनी 15 दिन से 1 वर्ष तक, आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों जमा प्रमाण पत्र की हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीएस का फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों यह बैंकों और आरबीआई नियमों के अंतर्गत पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किया जाने वाला नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग अल्पकालीन धन जुटाने के लिए किया जाता है और बैंकों द्वारा जारी सीडी की अवधि न्यूनतम 7 दिन से अधिकतम 1 वर्ष तक की होती है। जैसे कि हमने वाणिज्यिक पत्रों को देखा था, वैसे ही आप जमा प्रमाण पत्र अर्थात सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं वाणिज्यिक बिल की। दोस्तों वाणिज्यिक पत्र भी हमने देखे थे, कॉमर्शियल पेपर भी देखे थे, अब दोस्तों कॉमर्शियल बिल की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों यह वस्तु की उधार बिक्री से उत्पन्न होने वाला आकस्मिक वित्तीय अल्पकालीन वित्तीय संसाधन है। क्या है? जो वाणिज्यिक बिल है यह वस्तु की उधार बिक्री से उत्पन्न होने वाला अल्पकालीन वित्तीय साधन है। विक्रेता खरीदार पर बिल बनाता है और खरीदार उसे स्वीकार करता है। विक्रेता आवश्यकता पड़ने पर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराकर परिपक्वता से पहले धन प्राप्त कर सकता है। साधारण से शब्दों में कहें तो जो वाणिज्यिक बिल या व्यापारिक बिल है एक ऐसा लिखित वादा या आदेश है जिसका इस्तेमाल दोस्तों व्यापार में उधार सामान खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? बिजनेस में उधार सामान खरीदना या बेचना होता है
तो इसके लिए हम वाणिज्यिक बिल का उपयोग कर लेते हैं। इसमें जब कोई विक्रेता किसी खरीदार को, कौन, विक्रेता ही किसी खरीदार को उधार सामान या उधार माल बेचता है और खरीदार तुरंत पैसे नहीं देता, तभी तो हम उसको बोलते हैं कि उधार दे दो। ठीक, तो उधार जब विक्रेता देगा तो विक्रेता एक बिल लिखता है और एक निश्चित अब समय भी होता है कि भाई कब तक चुका देंगे आप। ठीक है, उसमें सब मेंशन होता है कि तय समय सीमा में रकम का भुगतान हो जाएगा। और जब खरीदार उसको स्वीकार कर लेता है अपने हस्ताक्षर के साथ, तो उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक बिल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उधार से संबंधित है वाणिज्यिक बिल। फिर दोस्तों हमें बात करनी है मुद्रा बाजार की प्रमुख संस्थाओं की। दोस्तों इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अब टॉपिक कितना बचा हुआ है इसको हम एक बार देख लेते हैं। एक वीडियो और लगेगा दोस्तों, हमारा पूरा जो वित्तीय प्रबंधन वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।